हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नागपुर रोड प्लान फॉर्मूले वर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग। नागपुर रोड प्लान में क्या एज्यूम किया था? रोड का पैटर्न कैसा था? रेडियल आर स्टार एंड ग्रिड। उसका पैटर्न क्या था? रेडियल आर स्टार एंड ग्रिड। और वह पैटर्न कैसे दिखाई देता था? इस प्रकार से, सेंटर में सेंट्रल बिजनेस एरिया है, उसमें ग्रिड बने हुए हैं और उसको आपस में किससे कनेक्ट कर दिया? रेडियल रोड से। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इससे पहले हम 3 रोड प्लान थे, 20 ईयर रोड प्लान, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान 1943 से 1963 तक था। उसका ड्यूरेशन क्या था? 1943 से 1963। सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान का ड्यूरेशन 1961 से 1981। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान का ड्यूरेशन 1981 से 2001। अब वेन्यू इसमें फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में वेन्यू क्या था? नागपुर। वेन्यू नागपुर का मतलब ये है कि जब ये रोड प्लान डिसाइड हो रहा था तो इसकी मीटिंग कहाँ पर रखी गई थी? नागपुर में। चीफ इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ये अलग अलग जगह से आकर कहाँ पर मीटिंग रखी थी इन्होंने? नागपुर में। इसलिए उस रोड प्लान का नाम नागपुर रोड प्लान भी रखा गया है। नागपुर रोड प्लान या फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। इसी प्रकार से सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान को बॉम्बे रोड प्लान भी कहा जाता है और थर्ड को लखनऊ रोड प्लान। ओके। थर्ड पॉइंट है टारगेट। टारगेट डेंसिटी का मतलब है कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में यह डिसाइड किया गया था कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसमें हमें 16 किलोमीटर रोड बनाना है। 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना रोड बनाना है? 16 किलोमीटर। इसी प्रकार से बॉम्बे रोड प्लान में डिसाइड किया गया था कि 32 किलोमीटर रोड बनाना है 100 स्क्वायर किलोमीटर में। और लखनऊ रोड प्लान में 82 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट था। फोर्थ पॉइंट हमारा है, टोटल लेंथ कितनी थी? रोड की लेंथ कितनी बनाने का टारगेट था? तो फर्स्ट 20 ईयर रोड में टारगेट था 5.29 लाख किलोमीटर, सेकेंड में 10.57 और थर्ड रोड प्लान में यह टारगेट रखा गया था कि टोटल रोड की लेंथ कितनी होगी? 27.02 लाख किलोमीटर। फिफ्थ पॉइंट है, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में रोड को 5 प्रकार से क्लासिफाई किया था। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। और इसमें रोड का पैटर्न क्या था? ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, रेडियल आर स्टार एंड ग्रिड। ओके। सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में जितना भी नेशनल हाईवे का टारगेट था बनाने का, उसमें से 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे। उसमें से 1600 किलोमीटर क्या बनाना था? एक्सप्रेस वे। कौन से रोड प्लान में? बॉम्बे रोड प्लान में या सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है, उसमें रोड को क्लासिफाई किया था 3 प्रकार से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में 2 प्रकार से रोड को क्लासिफाई किया था, एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में भी 2 रोड्स हैं, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टर्सरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इस प्रकार से हम इन तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर हम देखते अब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर सी इज़ करेक्ट। आंसर सी सही होगा। सेकेंड 20 ईयर प्लान हैज़ प्रोवाइडेड 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे आउट ऑफ द प्रोपोज्ड नेशनल हाईवे। जितना नेशनल हाईवे प्रोपोज्ड था उसमें से 1600 किलोमीटर क्या बनाना था? एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी गलत क्यों होगा? क्योंकि इसमें 32 किलोमीटर दिया हुआ है। यदि ऑप्शन बी में 16 किलोमीटर होता तो ऑप्शन बी भी हमारा सही होता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट। जब हाईवे अलाइनमेंट डिसाइड किया जाता है
तो उसमें 4 सर्वे होते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो हम पहले अलाइनमेंट समझते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन ऑन द हाईवे इन द ग्राउंड इज कॉल्ड हाईवे अलाइनमेंट। जब सेंटर लाइन को ग्राउंड पर डिसाइड करना क्या कहलाएगा, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट डिसाइड करने के लिए 4 सर्वे होते हैं। पहला सर्वे होता है मैप स्टडी। इसमें हम टोपोग्राफिकल मैप से हम सर्वे करते हैं और पॉसिबल जो रूट्स होंगे वो हम डिसाइड करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको रोड बनाना है, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना है रोड के द्वारा। तो उस रोड को कनेक्ट करने के लिए कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने रूट्स पॉसिबल हैं, ये हम पहले मैप स्टडी से डिसाइड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा सर्वे क्या होगा, मैप स्टडी। मैप स्टडी की सहायता से हम 4 से 5 रूट हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये रूट हो सकते हैं। नेक्स्ट सर्वे होता है रिकॉग्निशन सर्वे। इस सर्वे में हम क्या करते हैं, हमने मैप स्टडी में हमने मान लो 5 रूट हमने डिसाइड किए हैं, तो उसको हम अब कम करेंगे। रिकॉग्निशन सर्वे में हम क्या करते हैं, 5 में से हम फाइनल करते कि 2 या 3 रूट हम डिसाइड कर लेंगे, जो बेस्ट होंगे वो हम डिसाइड करते हैं। और उसमें हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं रिकॉग्निशन सर्वे में। नेक्स्ट सर्वे हमारा होता है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में हम क्या करते हैं कि फाइनल डिसाइड कर लेते हैं, फाइनल रूट कौन सा होगा। जैसे मैप स्टडी में हमने 5 रूट डिसाइड किए, रिकॉग्निशंस में हमने 2, तो प्रिलिमिनरी में हम क्या करते हैं कि फाइनल डिसाइड करते हैं कि फाइनल रूट कौन सा होगा। और उसमें हम अर्थवर्क की क्वांटिटी भी एस्टिमेट कर लेते हैं। अर्थवर्क की हम क्वांटिटी भी एस्टिमेट करेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे में। और लास्ट हमारा होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। इस सर्वे में हम डिटेल्ड सर्वे किया करते हैं और जो भी रोड है जो हमने उसका अलाइनमेंट डिसाइड किया है उससे सारी जानकारी हम इकट्ठी कर लेते हैं। सारा डेटा हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उससे हम प्लान तैयार करते हैं, उसकी डिज़ाइन करते हैं और उसका एस्टिमेट भी प्रोजेक्ट का हम निकालते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसकी सीक्वेंस क्या होगी, फर्स्ट हम मैप स्टडी करेंगे, सेकंड पे रिकॉग्निशन सर्वे, थर्ड पे प्रीलिमिनरी सर्वे और लास्ट हमारा होगा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द शेप ऑफ केम्बर बेस्ट सूटेड फॉर द सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट इज। सीसी रोड के लिए केम्बर का शेप कौन सा अच्छा होगा। तो हम इसको समझते हैं। केम्बर का मतलब होता है कि रोड की ट्रांसफ़र डायरेक्शन में या लेटरल डायरेक्शन में जो स्लोप होता है उसको हम क्या कहेंगे, केम्बर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x% या 1/n से। x% का मतलब होता है कि x मीटर हम वर्टिकल या mm वर्टिकल और 100 हॉरिजेंटल। 100 डिस्टेंस क्या करेंगे, हॉरिजेंटल होगी। 1/n का मतलब होता है कि 1 डिस्टेंस वर्टिकल और n डिस्टेंस हॉरिजेंटल, वो कहलाएगा हमारा 1/n। और केम्बर हम क्यों बनाते हैं, ताकि रोड सरफेस से वाटर ड्रेन हो जाए, उस पर रुके ना वाटर। ओके, फर्स्ट हमारा केम्बर है स्ट्रेट लाइन केम्बर। ये कब एडॉप्ट करते हैं हम, कब अपनाते हैं इसको, जब फ्लैट स्लोप बनाना हो। फ्लैट स्लोप का मतलब होगा स्ट्रेट लाइन से। और इसमें हम कौन सा पेमेंट यूज़ करते हैं, पीसीसी या आरसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करते हैं जब स्ट्रेट लाइन केम्बर बनाना हो। सेकंड हमारा है पैराबोलिक केम्बर। इस केम्बर का उपयोग किया जाता है जहाँ पर व्हीकल्स की स्पीड ज़्यादा हो या जहाँ पर फास्ट मूविंग हाईवेज हैं वहाँ पर हम पैराबोलिक केम्बर का यूज़ करते हैं और उसको बनाते हैं बिटुमिनस पेमेंट से। और थर्ड हमारा है कंपोजिट केम्बर। ये हम डिज़ाइन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक के लिए इसका यूज़ करते हैं। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब होता है कि जहाँ पर व्हीकल की स्पीड अलग अलग है, किसी व्हीकल की स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा है, वहाँ पर मिक्स्ड ट्रैफिक है। ओके, इसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं तीनों के, स्ट्रेट लाइन के, पैराबोलिक के और कंपोजिट केम्बर के। इससे आप समझ सकते हैं कंपोजिट में दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक दोनों से मिल के बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है कंपोजिट केम्बर। ओके, तो
तो क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए इज़ करेक्ट। सीसी रोड के लिए कौन सा कैम्बर अच्छा होता है? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर WBM रोड, वाटर बाउंड मैकाडम रोड इन लोकेलिटीज ऑफ हेवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज। कैम्बर हमने पढ़ लिया, कैम्बर होता क्या है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैम्बर की वैल्यू क्या होगी WBM रोड के लिए, और वहाँ पर लोकेलिटी क्या है? हेवी रेनफॉल, वहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो हम एक चार्ट हमारे पास है, इस चार्ट से हम देखेंगे। इस चार्ट में दिया गया है टाइप्स ऑफ रोड सरफेस, 4 प्रकार की रोड सरफेस है, और इसमें कैम्बर की रेंज दी हुई है। हेवी रेनफॉल के लिए अलग है और लो रेनफॉल के लिए अलग है। तो हमारा रोड कौन सा है? WBM रोड। सीरियल नंबर इसमें क्या है? 3rd। सीरियल नंबर 3rd में हम देखेंगे WBM रोड। उसके लिए हेवी रेनफॉल के लिए कैम्बर का मान कितना होगा? 1/33 या 3%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी इज़ करेक्ट। आप इस टेबल को याद कर लेना। ये चारों रोड के लिए कैम्बर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हेवी रेनफॉल और लो रेनफॉल दोनों केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। SSD किस पे डिपेंड करती है? तो हम समझते हैं SSD की डेफिनेशन क्या होती है। SSD की डेफिनेशन होती है कि वह मिनिमम डिस्टेंस जब ड्राइवर रोड पर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और उस व्हीकल को उस ऑब्जेक्ट से टकराने से पहले ही रोक दे, तो वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है? SSD। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल टू अवॉइड कोलिजन, मतलब टकराने से पहले ही व्हीकल को रोक ले, तो वो डिस्टेंस कहलाएगी SSD। इसका फॉर्मूला होता है SSD का, SSD इज इक्वल टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर लेग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लेग डिस्टेंस का मतलब होगा कि जब ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है रोड पर, तो देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है। तो उस ड्राइवर को ऑब्जेक्ट देखने से लगाकर ब्रेक लगाने में जितना समय लगता है, उस समय में व्हीकल जितना भी ट्रेवल करेगा, जितनी डिस्टेंस तय करेगा, वो क्या कहलाएगी? लेग डिस्टेंस। ओके, और उसके बाद जब वो ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी व्हीकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, व्हीकल कुछ दूरी तय करेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल जितनी दूरी तय करता है, वो दूरी कहलाएगी ब्रेकिंग डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा आपको, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। इन दोनों के फॉर्मूले भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूले के अनुसार हम देखेंगे कि SSD कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, या कौन कौन से फैक्टर SSD को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम SSD को कैसे अफेक्ट करता है? रिएक्शन टाइम क्या होगा? रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि ड्राइवर के द्वारा ऑब्जेक्ट को देखने से लगाकर ब्रेक लगाने में जितना समय लगता है, वह कहलाएगा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब है कि ड्राइवर को ऑब्जेक्ट को देखने से लेकर ब्रेक लगाने का डिसीजन लेने तक का समय रिएक्शन टाइम कहलाता है। तो आप सोचिए, यदि आप कोई व्हीकल चला रहे हैं और उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है और आपको कोई ऑब्जेक्ट सामने दिखता है, तो आपके पास अधिक समय होगा व्हीकल को रोकने के लिए, क्योंकि आपकी व्हीकल की स्पीड कम है, इसलिए आपको कम समय लगेगा। आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिएक्शन टाइम आपका ज़्यादा होगा, आपके पास ज़्यादा समय होगा व्हीकल को रोकने के लिए। लेकिन यदि आपकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, आप कोई व्हीकल अधिक स्पीड में चला रहे हो और आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता सामने, तो आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा? आपको जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है, तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा। स्पीड के साथ आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। सेकंड हमारा है स्पीड ऑफ व्हीकल।
ये भी हमने भी समझ लिया। स्पीड ऑफ द व्हीकल का मतलब यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो एसएसडी का मान क्या होगा, एसएसडी का मान हमारा बढ़ जाएगा, और स्पीड कम होगी तो एसएसडी का मान कम हो जाएगा। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट ऑफ सरफेस, व्हीकल के जो टायर हैं और रोड पेवमेंट है, जो सरफेस है, उनके बीच में फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करेगा एसएसडी को। यदि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एसएसडी का मान क्या होगा, कम होगा। कैसे कम होगा, यदि हम ब्रेक लगाते हैं और फ्रिक्शन सरफेस और टायर के बीच में ज़्यादा है तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या करेगा, रोकेगा, और व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, तो एसएसडी का मान क्या होगा, कम होगा। जब फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड पेवमेंट सरफेस इज मोर देन एसएसडी इज लेस। फोर्थ है ब्रेक एफिशिएंसी, ब्रेक की एफिशिएंसी कितनी है। यदि ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो एसएसडी का मान कम होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि व्हीकल में आपने ब्रेक लगाया और उसकी ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, पावर ब्रेक है, तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा। जल्दी रुकेगा इसका मतलब एसएसडी का मान क्या है, कम है, व्हीकल जल्दी स्टॉप हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। और लास्ट हमारा है फिफ्थ, ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ये कैसे अफेक्ट करता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है उतार और चढ़ाव। यदि आप किसी पहाड़ पे चढ़ते हो तो वो हमारा कहलाएगा अप ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट, और यदि पहाड़ से आप नीचे उतरते हो, ढलान है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डाउन ग्रेडियंट या डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो वो कैसे अफेक्ट करेगा, आप सोचिए, यदि आप किसी पहाड़ पर व्हीकल चढ़ा रहे हो और आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है और आप उस ऑब्जेक्ट को देख के यदि ब्रेक लगाओगे तो आपका व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि आप चढ़ रहे हो, व्हीकल आप चढ़ा रहे हो, इसलिए वो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा। लेकिन यदि डाउन ग्रेडियंट है, यदि ढलान है, और ढलान में यदि आपका व्हीकल है और आपको कोई सामने ऑब्जेक्ट दिखता है तो आप ब्रेक लगाओगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा उस डायरेक्शन में। वेट का एक कंपोनेंट होता है, वो आगे हम समझेंगे, वेट का एक कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाता है उस डायरेक्शन में। इसीलिए अप या असेंडिंग ग्रेडियंट के लिए एसएसडी का मान कम होता है और डाउन और डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए एसएसडी का मान अधिक होता है। ओके, तो पांचों फैक्टर आपने समझ लिए होंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये टोटल रिएक्शन टाइम पर भी डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल पर भी डिपेंड करेगा, और एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, तीनों फैक्टर्स। तो आंसर हमारा डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू रोटेशन देन इट रिजल्ट इज, ये डेफिनेशन होती है स्किडिंग की, जो स्किडिंग होगा उसकी डेफिनेशन होगी जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कब होगा, जब पेवमेंट सरफेस कैसी होगी, जब पेवमेंट सरफेस स्मूथ हो और गीली हो, वेट हो, तब उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा और उसमें स्लिप होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि बारिश में व्हीकल स्लिप होते हैं। क्यों स्लिप होते हैं, क्योंकि टायर और पेवमेंट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जब वेट होगी सरफेस और स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी, डी इज करेक्ट, स्मूथ एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी, रोड की एज पे हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब कैसा होगा वो शोल्डर, रफर देन द ट्रैफिक लेन्स, जो हमारी ट्रैफिक लेन है जहाँ पर व्हीकल चलते हैं उससे रफ होगा या स्मूथर होगा, स्मूथ होगा या रफ होगा। तो हम इसमें देखते हैं शोल्डर होता क्या है। शोल्डर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो कार खड़ी है ये कहाँ पर खड़ी है, शोल्डर पे, और जो बिटुमिनस रोड है ये हमारी ट्रैफिक लेन है। ओके, ये ट्रैफिक लेन है। तो शोल्डर का पर्पस क्या होता है, शोल्डर बनाए क्यों जाते हैं,
शोल्डर बनाने का एक पर्पस तो ये होता है कि किसी इमरजेंसी, फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, किसी इमरजेंसी या किसी ब्रेकडाउन, यदि व्हीकल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, व्हीकल ख़राब हो गया है, तो उसको हम शोल्डर में उसको खड़ा कर देते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है तो उस व्हीकल को शोल्डर पे हम रोकते हैं, इसलिए शोल्डर बनाया जाता है। और एक दूसरा कारण ये होता है कि एक शोल्डर बनाने का जो पेमेंट है हमारा, मेन ट्रैफिक लेन है, उसको सपोर्ट मिल जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, शोल्डर हेल्प प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द रोड को वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए भी हम शोल्डर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, और ये कैसा दिखाई दे रहा है शोल्डर, जो मेन हमारी ट्रैफिक लेन है उससे कैसा है, रफ है, कच्चा है ये, और ये पक्का रोड है। जो मेन लेन हमारी बनी हुई है ट्रैफिक लेन, वो कैसी बनी हुई है, उसको हम पक्का रोड कहेंगे, और ये जो शोल्डर है वो क्या हमारा कच्चा रोड है। ये उससे ट्रैफिक लेन से शोल्डर कैसा है, रफ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, शोल्डर कैसा होगा, रफ देन द ट्रैफिक लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, केम्बर इन रोड प्रोवाइडेड फॉर, केम्बर रोड में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, केम्बर की हमने लिमिट भी देखी थी अलग अलग रोड सरफेस के लिए, और वो प्रोवाइड क्यों किया जाता है वो भी हमने देखा था, वो हमने पढ़ लिया है केम्बर की डेफिनेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट। केम्बर इन रोड प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज, ड्रेनेज के लिए हम केम्बर प्रोवाइड किया करते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है, काउंटरैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्टिंग करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन। तो ऑप्शन बी में क्या आएगा, सुपर एलिवेशन। और प्रॉपर साइड डिस्टेंस हम एसएसडी और ओएसडी प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। आपको पढ़ना इसी प्रकार से पढ़ाई करना है कि चारों ऑप्शन को आपको देखना है कि एक, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्वेश्चन पढ़ा केम्बर इन रोड प्रोवाइडेड फॉर, और आपको पता चलेगा कि आंसर ए इसका सही है, इफेक्टिव ड्रेनेज। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मूव करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन बी, सी और डी ये भी डिस्कस करना है कि ये सही क्यों नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। लेवल सरफेस के कंपेयर में डिसेंडिंग ग्रेडियंट में एसएसडी अधिक होगी या कम होगी या लेवल सरफेस के बराबर होगी। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक व्हीकल है, और उस व्हीकल की डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पर एरो बना हुआ है और वी लिखा हुआ है, उस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ठीक है, और ये रोड कैसा है, चढ़ा हुआ है, मतलब पहाड़ पे चढ़ रहा व्हीकल इस तरीके से बना हुआ, और एंगल कितना है, थीटा है। इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और रिएक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इस वेट के दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, एक mg साइन थीटा होगा और दूसरा mg कोस थीटा। और फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है, जो भी व्हीकल है उसकी जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की डायरेक्शन, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि व्हीकल जब ऊपर चढ़ता है पहाड़ पे, या अप ग्रेडियंट में या असेंडिंग ग्रेडियंट, उस समय क्या होता है कि एक mg साइन थीटा और एक fr उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए व्हीकल जल्दी रुक जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जब व्हीकल पहाड़ पे चढ़ रहा है या असेंडिंग ग्रेडियंट है, और वहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, मतलब ड्राइवर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और वो ब्रेक लगाएगा, तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए mg साइन थीटा और fr भी रोकने की कोशिश करेंगे। और डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, यदि ढलान है और ढलान में ड्राइवर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो क्या होगा, व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। जैसे लेवल सरफेस में, मान लो लेवल सरफेस है और लेवल सरफेस पे ड्राइवर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, और देखने के बाद उसने ब्रेक लगाया, तो व्हीकल 50 मीटर तक जाकर रुक गया। ठीक है,
कितने मीटर, 50 मीटर तक। और यही केस अगर ढलान में होता तो ढलान में वो 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जाके व्हीकल कवर करता है, मतलब 50 मीटर में जाकर नहीं रुकेगा, 50 मीटर से कुछ ज़्यादा मीटर कवर कर लेगा व्हीकल डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ते हैं, कंपेयर टू लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के कंपेयर में डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। सॉरी, डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउन ग्रेडियंट, तो उसमें क्या होगी, वो मोर होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसमें रिलेशन भी देख लो आप, डिसेंडिंग ग्रेडियंट के लिए एसएसडी का मान अधिक होता है लेवल सरफेस से, और लेवल सरफेस का मान किससे अधिक होगा, असेंडिंग से। ये इनमें रिलेशन होता है तीनों ग्रेडियंट में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ऑन अ सिंगल लेन रोड विथ टू वे ट्रैफिक द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू। सिंगल लेन रोड है और वहाँ पर ट्रैफिक कैसा है, टू वे ट्रैफिक है, तो उस रोड पर मिनिमम साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होगी। तो इसको हम इससे समझेंगे, इस फिगर से। इसमें फर्स्ट जो केस है सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, उसमें दो व्हीकल है, व्हीकल ए और व्हीकल बी। सिंगल लेन है और ट्रैफिक कैसा है, टू वे ट्रैफिक। इसमें यदि व्हीकल ए का ड्राइवर व्हीकल बी को देखेगा और व्हीकल बी का ड्राइवर किसको देखेगा, व्हीकल ए को, तो उनको व्हीकल रोकना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। वो ए एसएसडी ट्रेवल करेगा और बी भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए एसएसडी कितनी होगी। दोनों की एसएसडी हम ऐड कर देंगे, एसएसडी फॉर ए व्हीकल और एसएसडी फॉर बी व्हीकल, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी। तो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए एसएसडी कितनी होती है, 2 इंटू एसएसडी। ओके। और नेक्स्ट केस है केस 2, इसमें 2 लेन है और 2 वे ट्रैफिक है, तो इसमें व्हीकल ए और व्हीकल बी इनको रोकने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी एक दूसरे को देखकर, क्योंकि उनकी लेन अलग अलग है, 2 वे लेन और 2 वे ट्रैफिक है। इसलिए इस केस में एसएसडी का मान कितना होगा, एसएसडी के बराबर। मिनिमम एसएसडी कितनी होगी, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए इज इक्वल टू एसएसडी। ये समझ लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू। ओवरटेकिंग जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, वहाँ पर ओवरटेकिंग जोन बना देते हैं। मतलब हाईवे पर कुछ कुछ दूरी पर ओवरटेकिंग जोन बना देंगे कि आप यहाँ पर व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हो। और उसकी डिजायरेबल लेंथ कितनी होती है, 5 टाइम्स OSD, और मिनिमम कितनी होगी, 3 टाइम OSD। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। और सी आंसर कब होगा, जब मिनिमम पूछा जाता है। यहाँ पर डिजायरेबल लेंथ पूछी गई है, इसलिए आंसर डी होगा। यदि यहाँ पर मिनिमम लेंथ पूछते हैं तो आंसर सी होता है, और आंसर ए और बी गलत है, वो किसी के लिए नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमेशा अधिक होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा कम होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से। एसएसडी का मान OSD से कम होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसको हम एक थ्योरी से समझते हैं, PIEV, प्यू थ्योरी होती है, इससे हम समझते हैं रिएक्शन टाइम। इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन टाइम को 4 टाइम में डिवाइड किया गया है। पहला है परसेप्शन, सेकंड इंटेलेक्शन, थर्ड इमोशन और लास्ट है वोल्यूशन। परसेप्शन का मतलब होता है कि जब ड्राइवर
आई और ईयर्स के द्वारा, मतलब आँखों और कान के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है या सुनता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम उसको क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रोसेस में जितना समय लगता है उसको हम कहेंगे परसेप्शन टाइम। सेकंड होता है इंटेलेक्शन समय। इंटेलेक्शन टाइम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई है वो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को समझने में जितना समय लगेगा वो हमारा कहलाएगा इंटेलेक्शन टाइम। थर्ड होता है इमोशन टाइम। इमोशन टाइम का मतलब होता है कि जब ब्रेन उस सिचुएशन को समझ लिया और समझने के बाद जब वो इमोशनल सेंसेशन होता है, जब उसको क्रोध आता है या डर लगता है, तो इस प्रकार की जो फीलिंग्स होती है इसमें जितना समय लगता है वो कहलाएगा इमोशन। और लास्ट है वोल्यूशन टाइम। वोल्यूशन टाइम का मतलब होता है कि जब ड्राइवर इमोशन के बाद में डिसीजन लेता है कि उसको क्या करना, ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है, तो उस प्रोसेस में जितना समय लगेगा वो कहलाएगा वोल्यूशन टाइम। और ये चारों टाइम को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिएक्शन टाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। वो क्या होगा रिएक्शन ऑफ टाइम ड्राइवर स्पीड के साथ। ये आप सोच सकते हो कि यदि आप व्हीकल चलाते हो, कम स्पीड में चलाओगे तो आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा समय मिलेगा सोचने के लिए कि आपको व्हीकल रोकना है या नहीं रोकना है। यदि आपकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो आपको समय कम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड। जब स्पीड बढ़ेगी तो रिएक्शन टाइम का मान डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।